हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका और आज हम जानने वाले हैं ब्रिक्स समिट के बारे में जो हाल ही में कंक्लूड किया गया था साउथ अफ्रीका कंट्री में। तो ये जो पहले हम देखते हैं कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। तो बी इसमें डिनोट करता है ब्राजील को, आर डिनोट करता है रशिया को, एंड आई डिनोट करता है इंडिया को, एंड सी डिनोट करता है चाइना को, एस डिनोट करता है साउथ अफ्रीका को। तो जो जो ये ब्रिक्स समिट अभी रिसेंटली कंक्लूड किया गया है वो है 15 समिट। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा एडिशन या फिर कौन सा समिट जो है रिसेंटली होस्ट किया गया था और किसने होस्ट किया था। तो ये 15 समिट ब्रिक्स का कंक्लूड किया गया है। ये जोहानिसबर्ग में समिट कंक्लूड किया गया था, साउथ अफ्रीका के द्वारा इसे होस्ट किया गया और इसकी ड्यूरेशन थी 22 से 24 अगस्त 2023। अगर बात करें इनके लीडर्स की तो ब्रिक्स के जो पांचों लीडर हैं उन्होंने ये समिट अटेंड किया, बट पांचों लीडर्स नहीं, मतलब ओनली यहाँ पर चार जो मेन लीडर हैं आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर पुतिन नहीं थे बिकॉज ऑफ आईसीसी के जो एलिगेशन हैं जो लगे हुए हैं पुतिन पे, इसीलिए पुतिन इस समिट में नहीं आया और उनकी फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव ने ये जो समिट है ये अटेंड किया। अब इस समिट में कंक्लूजन क्या निकला है, इस समिट का जो फाइनल कंक्लूजन निकला है वो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हमें देखने के लिए मिला है। मतलब इस कंक्लूजन में तो ब्रिक्स में 6 न्यू मेंबर्स को एंट्री दी गई है। उन्हें 1 जन 2024 से रिकॉग्नाइज किया जाने वाला है। तो पहले वो मेंबर्स देखते हैं कि वो मेंबर्स कौन कौन से हैं। ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर जो डार्क ब्लू है वो प्रीवियस मेंबर है, मतलब ऑलरेडी जो मेंबर है, जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ये ब्राजील। और ये है न्यू मेंबर्स जो लाइट ब्लू से डिनोट किए जा रहे हैं। तो देखते हैं ये मेंबर कौन कौन से हैं। तो ये है ईरान। ओके, तो ईरान एक न्यू मेंबर होगा। फिर है सऊदी अरेबिया एंड तीसरा है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स एंड फोर्थ वन इज इजिप्ट, फिफ्थ वन इज इथियोपिया एंड सिक्स वन इज अर्जेंटीना। तो इन 6 न्यू मेंबर्स को रिकॉग्निशन मिलने वाला है ब्रिक्स की मेंबरशिप का। अब ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिक्स देखते हैं कि किस तरीके से ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई है। तो मैं ब्रिक्स की बात करूं कि ब्रिक्स बनाया ही क्यों गया। तो उसकी जरूरत ये थी कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मतलब उस टाइम पर डेवलपिंग कंट्रीज थी। और 1930 का जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो ऑलमोस्ट 2007 8 9 तक उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा था। मतलब यहाँ पर उसका इम्पैक्ट हमें कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रहा था। कंट्री ने खुद को, जो अलग अलग कंट्रीज थी उन्होंने खुद को रिवाइव किया था और उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही थी। तो उन्हें अपनी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका काफ़ी ख्याल रखना था, उन्हें स्ट्रेटेजाइज करना था। ओके, कि उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से आई, उन्हें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी अपने जो कंट्री की जो कंडीशन है उन्हें सुधारने के लिए और ग्रो करने के लिए, सोशल इकोनॉमिक कल्चर को ग्रो करने के लिए, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ऑपरेट कर सके, उसके लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो इसके लिए ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनाया गया। द टर्म ब्रिक वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, जैसा मैंने अभी बोला। अब जो ब्रिक बनाया गया वो पब्लिश होता है 2001 में एज अ बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक। ओके, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक, नोट दैट पॉइंट। अब जो ब्रिक यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा है, ये ब्रिक ही था इनिशियल में। तो जो ब्रिक वर्ड है वो कॉइन किया गया था जेम्स ओ नील के द्वारा, और इनका ये मानना था, मतलब ये एक इकोनॉमिस्ट थे तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि बाय और 2050 जो ग्लोबल इकोनॉमी में डोमिनेंट पावर होंगी वो ये कंट्रीज होंगी। तब इन्होंने इसका कॉइन किया एज अ ब्रिक। इसके बाद ही जब ये पब्लिश हुआ उसके बाद 2009 में ब्रिक्स का पहला समिट होता है 2009 में, जिसे ब्रिक्स के चारों लीडर अटेंड करते हैं। इंडिया, जैसे इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो मनमोहन सिंह थे। ओके, तो ये जो समिट था इन्हें इसको चारों लीडर ब्रिक के अटेंड करते हैं। 2009 के समिट के बाद ही साउथ अफ्रीका भी अपील करता है इस ब्रिक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे ज्वाइन करने की, और इसे फॉर्मली इन्वाइट किया जाता है चाइना के द्वारा। ब्रिक
के लिए साउथ अफ्रीका अपील करता है अगस्त 2010 में, और ये इनवाइट हो जाता है, मतलब कि इसे मेंबरशिप मिल जाती है दिसंबर 2010 तक, मतलब बाय दिसंबर 2010 तक साउथ अफ्रीका को ब्रिक की मेंबरशिप मिल जाती है, और फिर ब्रिक को रीनेम किया जाता है एज ए ब्रिक्स। तो ये थी ब्रिक्स से ब्रिक्स तक की कहानी और ब्रिक्स की हिस्ट्री। अब देखते हैं कि ब्रिक्स वर्ल्ड, जो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म है, वो वर्ल्ड के कितने पॉपुलेशन और कितने जीडीपी को अकाउंट करता है। तो ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को अकाउंट करता है एंड 26% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को। हालांकि ये डायमेंशन चेंज हो जाएंगी जब जो ब्रिक्स का अभी एक्सपेंशन हुआ है, तो जो 6 न्यू मेंबर्स आए हैं, ये डायमेंशन चेंज हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं जीडीपी की बात करूँ, ग्लोबल जीडीपी की, तो जो जैसे कि सब सहारन कंट्रीज हैं, अगर मैं आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट की बात करूँ, आईएमएफ की जो अभी रिसेंट रिपोर्ट जो रिलीज हुई थी जुलाई में, अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसमें सब सहारन जो रीजन है, जिसके अंदर इथोपिया, इजिप्ट, ये सारी कंट्री आती हैं, तो उनकी कुछ ज़्यादा जीडीपी बताई नहीं है, और ये भी बोला गया है कि उनकी जीडीपी 3.5 से डिक्लाइन करेगी। हालांकि 2024 में उनकी जीडीपी थोड़ा 4 पॉइंट समथिंग बताया गया है कि यहाँ तक वो प्रोजेक्ट किया गया है आईएमएफ रिपोर्ट में। और पॉपुलेशन में चेंजेस आ सकते हैं, पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन में, तो टोटली ये है कि शायद ज़्यादा मेजर चेंजेस ना देखने के लिए मिले इन कंट्रियों के एक्सपेंशन से भी। तो ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये एक सीधा मैसेज है, जो ब्रिक्स एक्सपेंड किया है ना अभी, वो सीधा वेस्टर्न लेड ऑर्गेनाइजेशन को एक मैसेज है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, और प्लस ये ग्लोबल साउथ की वॉइस है। ओके, जो वेस्टर्न लेड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है, मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो। आपको पता होगा कि ब्रिक्स में, एक बात मैं बता दूं कि ब्रिक्स में जो मेंबर हैं, जैसे ब्रिक्स में अभी 5 मेंबर हैं, तो पांचों मेंबर के पास यहाँ पर इक्वल पावर है, मतलब किसी को भी ऐसा नहीं है, यूएसए की तरह नहीं है कि किसी एक ने भी डिनाई कर दिया, वीटो पावर का केस, कि किसी एक ने भी डिनाई कर दिया तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल पावर है। उसके केस में तो 5 मेंबर है, मतलब परमानेंट मेंबर है, तो वहाँ वो डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीजन हुआ क्या नहीं। लेकिन ब्रिक्स के केस में ये जो 5 मेंबर है, वो 5 के इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये वेस्टर्न लेड ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि G7 हो गया और अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उनको एक जवाब है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो वो है यूएनएससी। यूएनएससी इस तरीके से, क्योंकि ये अपने उसमें जो भी इसका मैकेनिज्म है, उसमें रिफॉर्म ही नहीं करना चाह रहा है। इसके जो 5 परमानेंट मेंबर है, उसमें कोई और परमानेंट मेंबर ही नहीं जोड़ना चाह रहा है, कोई एडिशन ही नहीं कर रहा है। परमानेंट मेंबर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो इंडिया कंप्लीट फुलफिल करता है, फिर भी इंडिया को कोई भी स्टेटस नहीं दिया जा रहा है परमानेंट मेंबर का। ओके, तो ये बिल्कुल एक मैसेज है वेस्टर्न लेड ऑर्गेनाइजेशन को। इंडिया ने ब्रिक्स के एक्सपेंशन को क्यों डिनाई किया? ओके, फर्स्ट में इंडिया ने थोड़ा अपना आपत्ति जताई थी, लेकिन फाइनली इंडिया ने उसके लिए मतलब कि हाँ कर दी एक्सपेंशन के लिए, और हमने 6 न्यू मेंबर्स के नेम भी दिए। तो इंडिया ने डिनाई क्यों किया था? इंडिया को सिंपली ये कहना था कि जो भी मेंबर्स न्यू एडमिट किए जा रहे हैं, उनके लिए एक रूल्स होने चाहिए, फाइनलाइज रूल्स होने चाहिए, तभी हम ब्रिक्स को एक्सपैंड कर पाएंगे। ओके, बस क्योंकि 2010 में आपने देखा, जैसे मैंने बोला अभी, कि साउथ अफ्रीका को चाइना इनवाइट करता है फॉर्मली ब्रिक को अटेंड करने के लिए, मतलब ब्रिक की मेंबरशिप के लिए, और फिर बाकी मेंबर्स भी उसके लिए हाँ कर देते हैं। तो कहीं ऐसा इस केस में भी ऐसा नहीं हो कि चाइना इन कंट्रियों को बोल रहा हो डू ज्वाइन ब्रिक्स। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि जो कंट्री जो ज्वाइन कर रही हैं, उनमें अगर मैं ईरान की बात करूं, जो कि एक थियोक्रेटिक कंट्री है, और सऊदी अरेबिया की बात करूं, या फिर यूनाइटेड एमिरेट्स की, तो ये मोनार्क कंट्रीज हैं। तो कुछ ऐसी कंट्रीज है, तो उसमें सेकंड पॉइंट ये भी रेज किया गया कि कहीं ऑटोक्रेटिक से ना भर जाए जो ब्रिक के जो मेंबर्स हैं। हमें डेमोक्रेटिक कंट्रीज को ज़्यादा चांस देना चाहिए, और मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री को ही हमें ब्रिक्स में लेना चाहिए, ऐसा कहना था इंडिया का।
और जो कंट्रीज जैसा मैंने बताया कि किंग चाइना ही नहीं इनवाइट कर रहा हो, तो जो कंट्रीज है वो जैसे कि ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, नॉट इंडोनेशिया, ओके, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स एंड इथियोपिया, इजिप्ट, तो ये कंट्री क्या है, बिल्कुल क्लोज टाई है विद चाइना। हालांकि इंडिया के साथ भी इनके अच्छे रिलेशंस हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया की जो मैं बोलूँ कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन सभी के साथ है एक्सेप्ट इथियोपिया। इथियोपिया के साथ कोई भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन अगर मैं चाइना और इन कंट्रीज की बात करूँ तो इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। अच्छे कैसे हैं? अगर मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करूँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं उनमें से 52 कंट्रीज ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हाँ कर रखी है, मतलब कि एग्रीमेंट साइन हो रखा है, मतलब चाइना इन्हें फंडिंग देता है। और जिसमें सबसे पहली कंट्री थी इजिप्ट, जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन किया था। इजिप्ट पे लगभग मतलब कि इजिप्ट ने लगभग 1.03 बिलियन का लोन लिया था, चाइना से बोरो किया था ड्यूरिंग 2015 टू 2017। और अभी रिसेंटली 2020 में ये 4.4 बिलियन भी स्पेंड करने के लिए तैयार था, जो चाइना है इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, लेकिन ड्यू टू द पैंडमिक ये डील नहीं हो पाई। तो आप समझ सकते हो इतने प्रेशर के अंदर, मतलब इतना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो चाइना की अपनी पॉलिसी है जिसमें डैब्ड एंड ट्रैप पॉलिसी है, तो उसके अंदर, उस प्रेशर के अंदर ये कंट्रीज कहीं ना कहीं चाइना की तरफ ही को जो है वोटिंग करेंगी। ओके, चाइना की तरफ ही वोटिंग करेंगी ब्रिक्स के अपकमिंग डिसीजंस में। ऐसा हो सकता है, तो इंडिया को ये भी फियर है कि कहीं इंडिया कहीं साइड में ना हो जाए और चाइना जो है डोमिनेट कर रहा है इस ब्रिक्स में। फिर अगर मैं इजिप्ट के अलावा इथियोपिया की बात करूँ तो उसका मतलब वो भी यही सेम है कि फंड बोरो कर रखे हैं चाइना से, और वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर है। और अगर मैं चाइना और ईरान की बात करूँ तो चाइना अपने 400 बिलियन खर्चने के लिए तैयार था ईरान पे, और क्रूड ऑयल भी एक्सपोर्ट वो करता है। हालांकि इंडिया इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्टर है, सॉरी, वो ईरान है। लेकिन इंडिया ईरान के रिलेशंस इनिशियली बहुत अच्छे नहीं थे, और रिसेंटली हमने रायसीना डायलॉग में देखा था कि वो ईरान के द्वारा अटेंड नहीं किया गया। ओके, तो अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, मैं कहूँगी। और इथियोपिया का जैसे मैंने बताया कि कोई भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, तो चाइना ने इन सब के साथ 25 ईयर जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रखी है। ओके, तो ओवरऑल चाइना हमें डोमिनेंट दिखाई दे रहा है इन सब में। तो बस इंडिया को फियर है, और मतलब फियर वाली बात ही है कि कहीं ब्रिक्स के डिसीजन में डोमिनेट ना कर जाए चाइना। और थर्ड थिंग ये है कि अभी रशिया क्या है, सैंक्शन फेस कर रहा है। तो जो एक्सपेंशन रिसेंट में हुआ है, ये रशिया अपने मतलब कि ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कर सकता है। जो ये एक्सपेंशन को अप्रूवल दिया गया, रशिया चाइना मिलके मतलब इस एक्सपेंशन को अप्रूव कर रहे हैं। चाइना अपनी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर बढ़ाने के लिए, और रशिया जैसे भी सैंक्शन फेस कर रहा है। और ब्रिक्स आपको पता होगा कि लोकल करेंसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। जो इसका एनडीबी बैंक है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, वो लोकल करेंसी को बहुत प्रमोट करता है। तो इट मे पॉसिबल कि रशिया भी इसे अपने ये फायदे के लिए यूज करे। मतलब ये तो ठीक है कि अपने फायदे के लिए यूज करे, ट्रेड करेगा, लेकिन रशिया मतलब कि ये गेम रशिया चाइना का हो सकता है जो ब्रिक्स एक्सपैंड अभी किया है। ओके, रशिया अपनी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर इसके थ्रू बढ़ा सकता है। वन थिंग जो मैं भूल गई हूँ पुट करना, कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन एक काउंटर वेट है एज अ G7, बिकॉज ये सिर्फ ओनली डेवलप्ड नेशन का ग्रुप है। ओके, और एशिया में जैसे जापान हो गया, वो इसका पार्टिसिपेंट है, सिर्फ डेवलप्ड नेशन का ये ग्रुप है। तो इसका राइवल ब्रिक्स बन रहा है, और ब्रिक्स का एक्सपेंशन ग्लोबल जो साउथ है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, कहीं ना कहीं हमें ये देखने के लिए ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और ब्रिक्स में मोर देन 40 कंट्रीज ने अप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 6 कंट्रीज को अप्रूवल दिया गया है अकॉर्डिंग टू
साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। तो ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस इसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखते हैं कि अपकमिंग जो डिसीजंस होंगे ब्रिक्स के द्वारा वो किस तरीके से वेरी करेंगे। तो ब्रिक्स के आगे आने वाले जो डिसीजंस है वो बहुत ज़्यादा वेरी करने वाले हैं और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है इस एक्सपेंशन के साथ। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो और सारी डायमेंशन कवर हुई हो, जैसे हमने गुड भी देखा, इंडिया के कंटेक्स्ट में बैड भी देखा, ओके, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।